दोस्तों आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों रिसेंटली जितने भी डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, मैंने सभी एग्जाम का एनालिसिस किया और देखा कि कौन से वो जीके के क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस करके एक जगह पर कंपाइल किया और मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिए जाएं। तो वो सभी क्वेश्चन जो रिसेंटली डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे यही बोलूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। ओके, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किसको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं? तो अनुच्छेद 72 की हम बात करें, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्ति जो है वो प्रदान करी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी की फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है। ये राष्ट्रपति के पास में क्या है? शक्ति है। ठीक है, और यदि किसी को उम्र कैद की सजा हुई है तो उसको भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति कम कर सकता है। ये होती है क्षमादान संबंधी शक्ति, और ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में किसको क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान करी गई है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 161 है, इसके तहत में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इनके पास क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो क्षमादान संबंधी शक्ति हैं, इनमें केवल अंतर यह होता है कि राज्यपाल किसी की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, और जो सैन्य न्यायालय होते हैं, ठीक है, जिनको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, तो सैन्य न्यायालय में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है राज्यपाल। ये डिफरेंस होता है। ओके, ये लिखा कोर्ट मार्शल, यानी कि जो सैन्य अदालत होती हैं उसके तहत में यदि किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो उसको जो राज्यपाल हैं वो माफ नहीं कर सकते। और जो फांसी की सजा है, ठीक है, इसमें भी कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, अब बताइए कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राम चोल ने करवाया था। ये कौन था? ये चोल वंश का शासक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये बिहार के बोधगया में स्थित है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोधगया में ही हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि संतारा प्रथा किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो संतारा प्रथा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रथा में क्या होता है? तो उपवास से स्वैच्छिक मृत्यु को संतारा कहा जाता है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद एक कमरे में बंद होकर खाना पीना त्याग देता है और अंततः उसके प्राण निकल जाते हैं। जो जैन मुनि ऋषि हैं वो अधिकतम ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया तथा भारत की प्रथम महिला तैराक कौन है? आरती साहा है। ठीक है, और इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कब किया था? तो 1959 में किया था। यदि एशिया की पहली महिला पूछा जाए तो वो भी आरती साहा है। ठीक है, और भारत की पूछा जाए तो वो भी आरती साहा ही हैं। ओके, इसी क्रम में पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय, तो आपको कहना है मेहर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म को अंडों का शहर यानी कि एग सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो तमिलनाडु का नमक्कल शहर है, इसको एग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेरा देश मेरा जीवन यानी कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। असम का राजकीय पशु, ये पूछा जा रहा है, अभी हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो एक सींग वाला गेंडा ये असम का राजकीय पशु है। और ये जो एक सींग वाला गेंडा है, इस गेंडे के लिए एक नेशनल पार्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सा? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये याद रखना है। किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। अभी एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि विश्व के कुल पशुओं का कितने प्रतिशत भारत में है? तो विश्व के कुल पशुओं का 16% पशु कहाँ पर हैं? भारत में। जो सिगरेट लाइटर है उनमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। वन महोत्सव की शुरुआत करी थी के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो साइमन कमीशन बनाया गया था तो उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, पूरे अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना
और क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था और ये 1609 ईस्वी में आया था। और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर के दरबार में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मैं आपको समझा देता हूं। यदि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 है, ठीक है। तो इसमें मंत्री कितने हो सकते हैं? 500 का 15%, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा? 75। 500 लोकसभा सदस्य में से केवल मंत्री कितने रहेंगे? 75 मंत्री ही रहेंगे, ठीक है। और ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन करके 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। यदि पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन करके ये प्रावधान जोड़ा गया, तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था। संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो सीएजी कैग के द्वारा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था और लोग 5 साल लगाकर आ गए थे, ठीक है। तो 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये सीबीसी का कार्यकाल होता है। याद रखना 5 वर्ष नहीं है, कितना है? 4 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। पंडिता के उपनाम से रमाबाई को जाना जाता है। और रमाबाई से एक फैक्ट याद रखना कि महाराष्ट्र आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? रमाबाई ने 1881 में, ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक तो सभी लोग जानते होंगे, दयानंद सरस्वती, और 1875 में स्थापना करी थी। सप्तरथ मंदिर, इनको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था या फिर बार बार जाता था? तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ? तो जून 2021 में मिल्खा सिंह का निधन हुआ, ठीक है। इनके जीवन के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, भाग मिल्खा भाग। तो अभी पूछा गया था कि भाग मिल्खा भाग मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इसके डायरेक्टर हैं। और मिल्खा सिंह की जो भूमिका है इस फिल्म में, ये फरहान अख्तर ने निभाई है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन में, ये 1929 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, ठीक है। और किस पुस्तक के लिए? तो इनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। रचना कौन सी? गीतांजलि के लिए। कब दिया गया था? 1913 में। तीनों फैक्ट याद रखना है, कुछ भी आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत की पहली महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है मदर टेरेसा, ठीक है। और मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था और इनको 1979 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मामलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मामलंकर। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, पूछा जाए कि कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत में संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास कादंबरी के रचयिता कौन है? तो कादंबरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। चीन और भारत के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैक मोहन रेखा।
और भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 890 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलएसी इसको कहा जाता है। किन देशों के मध्य में है? तो ये भारत और चाइना के मध्य में है, ठीक है। और भारत के द्वारा कब वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार किया गया? 1993 में स्वीकार किया गया। चीन की भारत से कितनी सीमा लगती है? तो 3488 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ में सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि चीन के साथ में सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चीन के मध्य जल विभाजक बनाती है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो नेपाल की सीमा के साथ में भारत के 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर की सीमा। और भारत का कौन सा राज्य है जो कि नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाता है? बिहार राज्य नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है? तो लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान से, चाइना से और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन म्यांमार देश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर। म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? 4 राज्य सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत और म्यांमार के साथ में सीमा बनाती है? तो कालादान नदी भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में अलग किया गया। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणियां करती हैं? तो खासी पटकोई और अराकोनियोमा पर्वत श्रेणियां ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान देश की भारत से कितनी सीमा लगती है? तो केवल और केवल 106 किलोमीटर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1896 में और सर डूरंड के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो शून्य सीमा रेखा कहते हैं, इसको जीरो लाइन कहते हैं। ओके। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से सीमा बनाता है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भूटान देश भारत के किस राज्य से सबसे अधिक सीमा बनाता है? असम राज्य से। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्कटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो टार्कटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने में कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपयोगी होता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जंग के धब्बे हटाने के लिए। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, लार का पीएच मान होता है 6.5, मूत्र का पीएच मान होता है 6 और क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो ये नीले रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल को मृदु बनाने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने और पेट्रोलियम साफ करने में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर
तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्री तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ पर याद रखना। ओके। और सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल या फिर जल संधि अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किन दो स्थलों को पृथक करता है? तो कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब और किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। अब बताइए कि वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में किसने इसका सहयोग किया था? तो वास्को डी गामा का सहयोग किया था अब्दुल मनीद ने। केरल के कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है। और बताइए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीला जल योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किस किले या फिर दुर्ग का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? केरल के कोच्चिन में। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा? तो 1509 से 1515 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही अपनाई थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मर गया? तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो मसालों के व्यापार ने किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो 1498 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन से हुआ? तो यह पुर्तगाली शक्तियों के आगमन से ही हुआ। पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन और द्वीप पर कब तक कब्जा रहा? तो 1961 तक कब्जा रहा है भारत के गोवा और दमन और द्वीप पर पुर्तगालियों का। सोचने वाली बात है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहता था? तो पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? बुरधेर कहा जाता है। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में पराजित किया था? तो चोल के युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो हुगली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने।
पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा कर लागू किया था? तो कारतेन कर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई क्षेत्र दिया था दहेज के रूप में, जैसे बंबई इनके बाप का हो। और किस अवसर पर दिया था? तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ था। इसी अवसर पर जो बंबई है ये पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दिया था दहेज के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगालियों के बाद कौन सा यूरोपियन भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया? तो फ्रांकोन डच। और कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व से सुमात्रा पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमैन पहुंचा था। कब? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच किस देश के निवासियों को कहा जाता था? तो नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता था। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। और 1605 ईस्वी में। डचों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? तो 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो बंगाल में कहां पर? चिनसुरा में। ओके। किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया? तो बेदरा के युद्ध के बाद डचों का अंतिम रूप से पतन हो जाता है। ओके। बेदरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला या फिर आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है। और मुगल शासक जहांगीर के दरबार में ही आया था। ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया था? 1609 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो भारत का बादशाह था वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ये भी कई बार पूछा गया है। तो कौन था? रेड ड्रैगन। इस जहाज का नाम याद रखना है। ओके। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था? तमिलनाडु में। किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? तो किस मुगल शासक ने दी थी? जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? 1639 ईस्वी में। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन थे। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था? सोरेजेस रिस्क बैंक। ये स्वीडन का बैंक है, 1668 में स्थापित हुआ था। ये विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? 200 करोड़ रुपए का। किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्तुति की थी? तो हिल्टन यंग आयोग। ठीक है। इसी आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, यदि आप कंप्लीट जीके को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, वन लाइनर फॉर्मेट में, लेकिन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल मिल जाएगा, भारत का भूगोल मिल जाएगा, भारत का इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे, आपको भारतीय संविधान मिल जाएगा, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी मिल जाएगा, आपको साइंस मिल जाएगा, साइंस के भी तीनों पार्ट मिलेंगे,
साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके यानी कि A to Z कंप्लीट स्टैटिक जो है आपको एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, जिसमें डिटेल वाइज 40 से ज़्यादा टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है और इन तीनों ई बुक का जो लिंक है ना आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जीके की ई बुक है इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ई बुक को परचेस करने में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1790 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1806 में। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं? तो उत्तराखंड के देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो ये भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार में करती है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्म नदी के नाम से। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो गंगा की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पित्रस, इसको वाइल जूस भी कहा जाता है। पित्रस का श्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रस कहाँ संग्रहित होता है? तो जो पित्रस है ये पित्ताशय में स्टोर होता है। हेपेरियन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकता है, इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो हेपेरियन प्रोटीन का उत्पादन भी कहाँ से होता है? यकृत से ही होता है। ठीक है, और जो मृत लाल रक्त कणिकाएं हैं इनको किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण को पता किस अंग की जांच के द्वारा लगाया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर दे दिया है और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो यकृत के द्वारा ही पता चलता है कि उसको जहर दिया गया है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है? पित्त के द्वारा। विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है? पित्त सहायक होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। और मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य करती हैं? तो जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि है ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करता है। ठीक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो फ्रेडरिक वेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज करी थी। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो पैंक्रियाज अंग की खराबी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन के अधिक श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहा जाता है? जो जीभ के भाग पर अंकुर से बने होते हैं इनको कहा जाता है स्वाद कलियां। जीभ के अग्र भाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो आगे के भाग से मीठे का स्वाद होता है और जीभ के जो पीछे का भाग है इससे कड़वे का स्वाद होता है। ठीक है, और हम बात करें कि जीभ के बगल वाले भाग से खट्टे का
आभास होता है। और हम बात करें मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत का एनिमल। ये पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट होता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत की थेरेपी क्या कहलाती है, रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसको RCT शॉर्ट में कहा जाता है। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम के कारण होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनिन, और प्रीमोलर होता है, और एक मोलर होता है, ठीक है। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में 32 दांत होते हैं टोटल, ठीक है। अब बताइए मनुष्य में जो इंसीजर यानी कि कृदंत या फिर इनको छेदक कहा जाता है, तो इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मैं सभी आपको बता देता हूँ। देखिए इंसीजर दांत कितने होते हैं, तो इंसीजर दांत जो हैं ये 8 होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 4, ठीक है, दिख रहे हैं क्या, यहाँ पर 4 दांत आपको दिख रहे हैं आगे येलो कलर में, ठीक है। ये क्या है, इंसीजर। 4 निचले जबड़े में हैं, 4 ऊपरी जबड़े में होंगे, तो कितने हो गए हैं टोटल, 8 हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैनन की, इनको भेदक दंत कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। आप लोगों को ये दिख रहा है, अलग कलर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर 1 दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 दिख रहा होगा, तो 2 निचले जबड़े में हो गए, 2 ऊपरी जबड़े में होंगे, ठीक है। तो कैनन दांत होते हैं 4। और प्री मोलर की हम बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो प्री मोलर आप लोगों को, चलिए मैं इनको हटा देता हूँ और एक अलग कलर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। प्री मोलर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अग्र चवर्णक की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को 4 तो निचले जबड़े में दिख रहे हैं, 4 दिख रहे होंगे, ऊपरी 4 होंगे ऊपरी जबड़े में, टोटल 8 हो जाएंगे। अब हम मोलर की बात कर लेते हैं, इनको चवर्णक दंत कहा जाता है। कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डायग्राम के समेत बता दिया। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ठीक है, तो 6 हो गए, और 6 होंगे ऊपरी जबड़े में, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने दूध के दांत होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं। दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहा जाता है, तो डेंटाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बाहरी परत इनेमल किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। और पूरे शरीर, जो हमारा शरीर है उसमें सबसे कठोर होता है दांत का इनेमल। नेक्स्ट है, कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं, इंसीजर। बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, इंसीजर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं, फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से होते हैं, तो फ्लोरीन की कमी से ही पीले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो कुल 52 दांत निकलते हैं। फ्लूरोसिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो दांत से है। किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं, तो जायंट आर्माडिलो एक जीव है, इसमें सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो 300 प्रकार के। किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। और हम बात करें कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाम किसने दिया, ठीक है, ये यदि पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी ने इनको नाम दिया। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। देखिए हम कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2 बार, ठीक है, 2 बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते। पहली बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते 1983 में, ठीक है, किसकी कप्तानी में, कपिल देव की कप्तानी में। और दूसरी बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते कब, 2011 में, किसकी कप्तानी में, MS महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, इसके राइटर हैं कपिल देव। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट यानी कि सीधे दिल से, किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, तो ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका, मैंने ऊपर ही बता दिया, 2 बार। पहली बार जीता कपिल देव की कप्तानी में, दूसरी बार जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अब बताइए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। और वोट करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। ठीक है। अच्छा, पहले वोट करने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन करके वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, इन सभी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओके। और हम बात करें कि राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? अनुच्छेद 60 के तहत में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई होने पर नष्ट हो जाता है? तो देखो दोस्तों, जो रैम है, ठीक है, यदि आपने कोई फाइल सेव नहीं करी है और लाइट चली जाती है या फिर कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? तो जीबीपीएस में भी मापी जाती है, केबीपीएस में भी मापी जाती है, ठीक है, एमबीपीएस में भी मापी जाती है। डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ठीक है। तो गीगाबाइट पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, ये बिट में मापी जाती है। बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बाइनरी डिजिट इसका नाम है। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? लेगेसी कंप्यूटर कहा जाता है ऐसे कंप्यूटरों को जो पुराने होते हैं, संतोषजनक नहीं होते हैं, ठीक से नहीं चलते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेमन ने किया था। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी? 2004 में। और फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। एमएमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आसानी से समझे जा सके उनको यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है। हमने देखा होगा कि बोलते हैं अरे यार ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब जो हमें आसानी से समझ में आ सके उसको यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को लिखने में। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था 1773 में। ठीक है। मोटरोला कंपनी टीम के ये साथी थे मार्टिन कूपर। इन्होंने 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था और उसका वजन 2 किलोग्राम था। ठीक है। ट्रोजन की हम बात करें, ट्रोजन खालिस्तान का एक प्रकार है, तो मालवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो सभी हार्डवेयर की जांच करता है वायोस। वायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और उसकी बहुत सारी प्रतियां बनाना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। अच्छा, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जिस कंपनी ने, वहाँ पर वो बोलता है कि भाई आप हमें इतने डॉलर पे कीजिए, हम आपको ये सॉफ्टवेयर देते हैं, लेकिन वही का वही सेम सॉफ्टवेयर आपको किसी अननोन वेबसाइट पर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो वो वेबसाइट है वो क्या कर रही है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कर रही है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वो प्रतियां यूज़र को डाउनलोड करवा रही है। ठीक है। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर की चोरी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। सन 1954 में हुआ भारत और चीन के मध्य समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और पहली जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। और भारत में पहली नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 में। भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना हुई ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। और कब हुई? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये 15वीं जनगणना है। ठीक है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे?
तो जनरल के.एम. करियप्पा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था सबसे पहले कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यदि जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और संख्या पूछी जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को। हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? चूंकि 8 अगस्त को यह शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया, ये जो नारा है किसने दिया? आंदोलन अलग है, नारा आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। बताइए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी हाइट है 740 फीट, ठीक है, और सतलुज नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? पंजाब में। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। इसकी ऊंचाई है 855 फीट और टेहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बेसिकली टेहरी बांध भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। कहाँ पर? उत्तराखंड के टेहरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने और 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये अकबर द्वितीय ने भेजा था। अकबर द्वितीय को अकबर शाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब और कहां पर गिराया? तो अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और कहां पर? जापान के हिरोशिमा शहर में, ठीक है। और पूछा जाए कि अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया और कहां गिराया? तो 9 अगस्त को गिराया, ठीक है। पहला गिराया 6 अगस्त को और दूसरा गिराया 3 दिन बाद 9 अगस्त को, ठीक है। पहला गिराया था हिरोशिमा शहर पर और दूसरा गिराया नागासाकी शहर पर, ठीक है। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था पहला, इसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। और जो नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। इसका नाम क्या था? फैटमैन। नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी आप जरूर याद रखेंगे। अब बताइए हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर जो है ये होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है निलंबो न्यूसीफेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ में लगाया? तो 100वां शतक बांग्लादेश टीम के खिलाफ में लगाया था। और सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। और सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश में लगाया। और मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि तेंदुलकर साहब ने दुनिया का जो दोहरा शतक लगाया, ठीक है, या फिर अपना दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ में लगाया? दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ लगाया। और कहां पर? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया। तो ये स्टेडियम कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और इसी क्रम में बताइए किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 360 में किया गया है, ठीक है। अभी बताइए क्या देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा है? बिल्कुल नहीं, अभी तक एक भी बार आपातकाल की स्थिति नहीं बनी है और बनना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करके 6 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर है? तो लासलगांव। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में ही लासलगांव, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, पहली बार किसे दिया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना देश भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, और सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश जो है अपना देश भारत ही है। ठीक है, उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 1/3 उत्पादित किया जाता है, यानी कि 1/3 ऊन का उत्पादन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही किया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब बताओ किस जाति की भेड़ से सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है? तो एक मेरिनो जाति की भेड़ है। ठीक है, और ये मेरिनो जाति की जो भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इसी से सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। यही क्वेश्चन है कि मेरिनो जाति की भेड़ सर्वाधिक किस देश में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। नेक्स्ट बताइए, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। और यदि हम राज्यों में बात करें कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका है। ठीक है, यात्रियों की क्षमता के अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है? तो एयरबस A380 जो है ये यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व का सबसे बड़ा वायुयान है। अब बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? शीत अयनांत कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो है ये 21 जून को होता है। ठीक है, और इस घटना को कहा जाता है शीत अयनांत। ओके, और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है ये गोंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। और दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। इसकी लंबाई है 70 से 76 किलोमीटर तक, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? कजाकिस्तान का फेडचिंको ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, और तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। और किस मठ को? गलदे नामग्ये लेहत से कहा जाता है, तो ये तवांग मठ को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? भारत का तो हमने पढ़ लिया तवांग मठ जो कि भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अब विश्व का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो ल्हासा का पोताला महल। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मठ है। अब बताइए कि थोरियम के सबसे बड़े भंडार किस देश में है? अपने देश भारत में थोरियम के सबसे बड़े भंडार हैं। ठीक है, थोरियम विश्व के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? तो विश्व के कुल उत्पादन का 25% जो है अपने देश भारत में होता है। थोरियम का सिंबल होता है TH, परमाणु क्रमांक होता है 90। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जन घनत्व जो है ये बिहार राज्य का है। अब बताओ, और जो न्यूनतम जन घनत्व है ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। जो 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये अंडमान निकोबार है। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अपना देश भारत जो है अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? तो सबसे छोटी जो अस्थि है वो है स्टपीज, ये कान में पाई जाती है। ठीक है, और फीमर जो है ये सबसे बड़ी अस्थि है, ये जांग में पाई जाती है। तो सबसे छोटी अस्थि स्टपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। और सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो है
ये कहाँ पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और ये भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर इनका कार्यकाल रहा 1963 से 1967 तक। आइए नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल? तो पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश में ही राज्यपाल बनी थी। बताइए लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उस कोयले की गुणवत्ता क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है, इसलिए ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो मारियाना की खाई है। और जो मारियाना की खाई या फिर इसको मारियाना ट्रेंच भी कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई भी है और ये विश्व की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये जावा ट्रेंच है। जावा ट्रेंच को क्या कहा जाता है? सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। और विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 27 सितंबर 1825 को विश्व की पहली रेलगाड़ी चली थी। ओके, और विश्व की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटटन तक ये चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। और भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी ये मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। कितने किलोमीटर चली थी, कितने यात्रियों ने सफर किया था, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलगाड़ी चली। और भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की यदि हम बात करें तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली। और बॉम्बे से कुर्ली के बीच में चली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। और इलेक्ट्रिक से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम जो है ये डेक्कन क्वीन है। क्या है? डेक्कन क्वीन है। और बताइए भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग यानी कि इलेक्ट्रिक रेल मार्ग जो है ये कहाँ बनाया गया? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में। आप यदि ये वाला फैक्ट याद कर लेंगे कि जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली। ठीक है, तो जब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली तो जो पहला हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेल मार्ग है ये मुंबई से कुर्ला के बीच में ही तो बनाया गया होगा ना, तभी तो ये ट्रेन चल पाई। अब बताइए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब आरंभ की गई? 1984 में। ठीक है, और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई। किस शहर को यूनेस्को के द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ? तो अहमदाबाद के लिए भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो एस भंडार नायके जो हैं ये विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। और एस भंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री कब बनती हैं? 1960 में बनती हैं। ठीक है, अब विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो अपने देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, इनको विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। ठीक है, भारत की ये प्रधानमंत्री बनी। और ये भारत की प्रधानमंत्री कब बनी? 1966 में बनी। ठीक है, और भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स सिक्की ने। कब? 1780 में। जेम्स सिक्की के द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट इसका नाम था। ठीक है, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और यदि पूछा जाए कि भारत का जो प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। कई लोग क्या करते हैं बंगाली भाषा क्लिक करते हैं क्योंकि इसका नाम बंगाली गजट है, बंगाल गजट है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। अब बताओ चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट बताइए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं, लेकिन ये किस देश के हैं? तो ये अमेरिका देश के हैं। और चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका पहला देश है। और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा है? तो लूना 10 है। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन था?
तो यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान था और ये 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था, ये किस देश का था? तो ये रूस देश का था। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला पूछा जाए तो वेलेंतिना तेरेस्कोवा, ये भी कहाँ की थी? रूस की। ये 1963 में अंतरिक्ष गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछा जाए तो राकेश शर्मा, ये अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, ये 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग कौन था? तो लाइका नामक कुतिया थी। और इस कुतिया को रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइका नामक कुतिया को किस यान के माध्यम से, किस व्हीकल के माध्यम से भेजा गया था? तो स्पुतनिक सेकंड व्हीकल के माध्यम से 1957 में। और किस देश के द्वारा? तो रूस देश के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ से आपको 3 बातें और याद रखना है। पहला फैक्ट याद रखना है कि 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को अपने देश के चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है चंद्रमा के साउथ पोल पर। ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये शिव शक्ति पॉइंट क्या है, तो जहां पर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और ये तिरंगा पॉइंट क्या है? तो दोस्तों चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 ने जो अपने पद चिन्ह छोड़े थे चंद्रमा पर, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो ये 3 फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अभी पूछा गया है महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट, नई दिल्ली में और यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। और शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। और किसान घाट जो है ये चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। ठीक है। और बताइए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब करी थी? तो 30 जनवरी 1948 को करी थी। और किसकी पुण्यतिथि पर हम हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 9 जनवरी को आए थे, इसलिए भारत सरकार के द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 से करी गई थी। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु भी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये बुक किसने लिखी है? तो गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी जी के थे। तो महात्मा गांधी जी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नाम से पुस्तक लिखी थी। भारत का ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। अब बताइए गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि तुमने हमें महात्मा की उपाधि दी थी, अब तुम भी गुरुदेव की उपाधि धारण करो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। तो पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक है। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया था? 1906 में किया था। नेक्स्ट बात करें तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। मतलब यहाँ से साइंस से लगभग शुरू हो रही है साइंस के क्वेश्चन। तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा है जो कि आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है? मेरू मज्जा बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। और जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, पलक का झपकना, ठीक है, आदि को कंट्रोल यही करता है। ओके। मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और जो किडनी है इसका वजन होता है 150 ग्राम। बताइए जो WBC होती हैं वाइट ब्लड सेल, इनका जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन तक इनका जीवन काल होता है। WBC को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। याद रखना, कई बार पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में स्टोर होता है? तो अपनी बॉडी में जो विटामिन ए है ये यकृत यानी कि लीवर में स्टोर होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था?
तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा अपने देश भारत में। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी या फिर प्रथम है? तो आप कहेंगे उड़ीसा है। कोयले के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर हैं? तो टॉप पर तो उड़ीसा है, लेकिन सबसे ज्यादा भंडार झारखंड राज्य में है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया 1874 में। आधुनिक औद्योगिकरण विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? लौह अयस्क को ही आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुन और अलवर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश है। और हम बात करें कि हीरा के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो हीरा में भी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा पाए जाते हैं, ठीक है। और सतना में भी हीरा पाए जाते हैं। तो पन्ना और सतना दोनों जगह पर हीरे की खदान है। कोहिनूर का हीरा जो है ये कहाँ से निकाला गया था? तेलंगाना के गोलकुंडा से निकाला गया था, ठीक है। और सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक के। अब कालीहंडा और कोरापुट की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। टिन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो छत्तीसगढ़ जो है ये टिन उत्पादन में टॉप पर है। बताइए, यूरेनियम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? झारखंड प्रथम है। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए बनाए गए भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। अंडमान और निकोबार समूह का लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका नया नाम है। नील द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? शहीद द्वीप हो गया है। और स्वराज द्वीप किस द्वीप का नया नाम हो गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? स्वराज द्वीप। अब बताइए, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास है? तो दक्कन पास है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में। और खारदुंगला, देपसांगला, चांगला दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? तो ये लद्दाख में स्थित हैं। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? ये पूछा जाता है। तो जास्कर की श्रेणी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? तो काराकोरम पीओके और चीन को जोड़ता है। तो कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, वनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वनिहाल दर्रा जोड़ता है। सिंध नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? तो सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? वनिहाल दर्रे में। सिपकी दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो भारत में सतलुज नदी जिस दर्रे से प्रवेश करती है उस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। और शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यही सिपकीला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। मनाली और लेह को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा ही जोड़ता है। अब बताइए कि रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? अटल सुरंग स्थित है। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। लिपुलेख, नीति और माना दर्रा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। सिक्किम को चुंबी घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये नाथुला दर्रा है। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जेलेपला दर्रा जोड़ता है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिफू दर्रा कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये तुजू दर्रा है जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अब बताइए, तुजू दर्रा का संबंध भारत के किस राज्य से है? मणिपुर से है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। किसने कहा था? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ में धोखा है। ये कई बार पूछा गया है ये कथन।
तो जो हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के बहुत ही खास व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के साथ में धोखा है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है। और हम बात करें कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, हैनीमैन के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। शरीर तो जीवित है लेकिन कोशिका या फिर ऊतक की मृत्यु हो जाए तो इसको नेक्रोसिस कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के तारापुर में, और इसकी स्थापना करी गई 28 अक्टूबर 1969 को। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो बीज होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, जो हमारा कंठ होता है, ठीक है, ये वाला, इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स। कंठ वायु मार्ग का एक भाग होने के साथ में ध्वनि उत्पादन का कार्य भी करता है, इसलिए इसको स्वर तंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है। आमतौर पर हम अपनी भाषा में इसको टेटुआ बोलते हैं। कौन सी कोशिकाएं पौधों के लिए विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं जो कि पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। अब बताइए, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा यदि हो जाए तो वो किस चीज़ का कारण बनता है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी का कारण बनता है। ठीक है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने से पथरी बन जाती है। ठीक है, रानीखेत की जो बीमारी है ये से संबंधित है, तो ये मुर्गियों से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है, तो बच्चे के जन्म लेने के 48 घंटे के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट और गुएरिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के आंखों के रंग कौन निर्धारित करता है, तो जो आइरिस है इसको परितारिका बोलते हैं, ये मनुष्य के आंखों का अंग निर्धारित करता है। अब बताइए, किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है, तो जीनोन गैस जो है सर, इसको अजनबी गैस कहा जाता है और इसी को अज्ञात गैस कहा जाता है, अजनबी गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर भी कहा जाता है। देखिए, इसका प्रतीक एक्सी होता है और परमाणु नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 54 होता है। ठीक है, जो जम्भाई आती हैं या फिर उसको उबासी लेना भी कहते हैं। ये क्यों आती हैं, तो हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें जबाई या फिर उबासी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्त दाब नियंत्रित करता है, तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन जो है ये वैसोप्रेसिन है। ठीक है, और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज होता है। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, और इसका प्रयोग जो है बीपी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि बीपी कम हो जाए, ठीक है, तो वैसोप्रेसिस हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं बढ़ाने के लिए। ओके, कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, तो जो फ्लोएम ऊतक है ये भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। तो फ्लोएम जो है ये भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, और जाइलम का काम क्या होता है, तो पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना जाइलम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो शरीर का रासायनिक कारखाना यकृत यानी कि लीवर को कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो ये लीवर ही है। ओके, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये पूछा गया था किस हिस्से में जो पिट्यूटरी ग्रंथि ये पाई जाती है, तो मस्तिष्क के निचले हिस्से में। अब बताइए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी 1901 में। ओके, और इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज जो है ये 1940 में की थी। पूछा जाता है आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। अब बताइए कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रक्त का
जो निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। ओके, और मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है। अब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%। ओके, यदि आप 100 किलो के हैं तो आपके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? लगभग 7 लीटर ब्लड होना चाहिए। ठीक है, 7% वजन का। मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर औसतन रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो पुरुषों से आधा लीटर कम होता है, एवरेज की हम बात कर रहे हैं। ओके, मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण है, ठीक है, तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। जब खून अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, ठीक है, तो खून का जो शुद्धिकरण है, इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। और हम बात करें कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है ब्लड में, और इसी के कारण जो रक्त है इसका रंग लाल होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो ध्यान से इन फैक्टों को पढ़ना। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन पूछा गया है, तो प्रोथ्राम्बिन एवं फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये प्रोटीन है जो कि थक्का जमने में सहायक होते हैं। ठीक है, और किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है? अब हमारी बॉडी में, नसों में ब्लड फ्लो हो रहा है लगातार तरीके से। ठीक है, यदि शरीर के अंदर, ठीक है, रक्त जम जाए तो क्या स्थिति बन जाएगी? ठीक है, तो एक हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है ये हमारी रक्त में होता है, और इसी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जम पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हम अच्छा प्रोटीन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और जमने में सहायक प्रोटीन यानी कि जब चोट लगती है, रक्त बहने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर जमना जरूरी है, तो 2 प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये जमने में सहायक होते हैं। अपनी अपनी जगह पर हर प्रोटीन का अलग अलग काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? अभी हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा प्रोटीन सहायक है खून का थक्का जमने में, कौन सा नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा विटामिन सहायक है, या फिर किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की यदि कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? अब हम तत्व पढ़ रहे हैं, तो रक्त के जमने में जो कैल्शियम है इसकी मुख्य भूमिका होती है। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो में, और प्लीहा में ये नष्ट होती हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, और वैसे आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था यदि पूछा जाए तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती है? प्लीहा में, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब बताओ कि जो इटाई रोग है ये शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो शरीर में यदि कैडमियम की अधिकता हो जाए तो इटाई रोग हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम जो है इसका सिंबल CD होता है, और एटॉमिक यानी कि परमाणु नंबर कितना होता है? 48 होता है। और फैक्ट याद रखना, फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने 1817 में कैडमियम तत्व की खोज करी थी, और कैडमियम ई कचरे और औद्योगिक कचरे में पाया जाने वाला बेहद ही नुकसान पहुंचाने वाला एक तत्व है, और कैडमियम से ही इटाई रोग हो जाता है। और ये जो रोग है ना, इटाई रोग, ये शरीर की अस्थियों और जोड़ों में भारी दर्द देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज के डैने यानी कि जो हवाई जहाज के पंख होते हैं, ठीक है, इनको बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो डेल्टा मेटल मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यदि हम संगठन की बात करें तो इसमें जो डेल्टा मेटल है इसमें कापर होता है 60%, और जिंक की बात करें तो 38% होता है, और इसमें लोहा भी होता है मात्र 2%। जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है इसकी खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने, और विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने।
नेक्स्ट वन की बात करें तो अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता करी जाती है। तो हमारी बोन्स में यदि कैल्शियम की मात्रा पता करना है कि कितनी है कैल्शियम, तो बीएमडी टेस्ट होगा। बीएमडी का फुल फॉर्म बोन मिनरल डेंसिटी। ओके। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का संवहन करता है। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर के लिए कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान और विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक कौन है, एडवर्ड जेनर हैं। और एडवर्ड जेनर से एक फैक्ट याद रखना है, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर या फिर पंगत की शुरुआत किस सिख गुरु ने करी थी, तो गुरु नानक देव ने लंगर या फिर पंगत प्रथा की शुरुआत करी थी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कितने भूभाग पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, तो भारत में सबसे अधिक 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है, उसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और एक फैक्ट याद रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने दोस्तों स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होने वाले 500 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल की जो स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है ना, ये लॉन्च हो गई है, मोस्ट डिमांडिंग ई बुक। और बच्चे इस ई बुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस ई बुक के अंदर आपको मिल जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिल जाएगा। हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, साइंस के भी तीनों पार्ट मिल जाएंगे। और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी क्रम में यदि हम बात करें डिटेल करंट अफेयर्स की, तो हमारी डिटेल करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपकी स्टडी को मजबूत बनाने में ये ई बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो ई बुक को परचेस कर लीजिए। और अब दो क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लगाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किसको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं। ओके। और दूसरा है वास्तविक नियंत्रण रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है। इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लगाना है। ओके। तो न्यू बच्चों से यही कहूँगा कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की मैराथन कंटिन्यू आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। और आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर मैराथन चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। मैराथन की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, लगभग सभी सब्जेक्ट पर मैराथन वीडियो बन चुकी हैं। तो प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।